अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी। 30 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने इससे पहले सीटेट की तैयारी की है तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप खालिस तौर पे उर्दू मीडियम वाले हो थोड़ा सा मसला आ जाता है। लेकिन आपको स्टडी अगर इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में करना है तो आपको बेनिफिट होता है। इससे फायदा क्या हासिल होता है कि अगर आप खालिस तौर पे मुकम्मल तैयारी अगर आप उर्दू में कर लेते हो तो आपके लिए जो टर्म्स होते हैं ना, वो टर्म्स प्रॉब्लम कर देते हैं आगे चल के सीटेट एग्जाम में। तो आपको तैयारी कैसे करनी है? आपको तैयारी जो है उर्दू प्लस इंग्लिश दोनों में करनी है। प्लस इंग्लिश दोनों में ही करनी, क्यों करनी है भाई? क्योंकि उर्दू में जो पेपर होता है सिर्फ टीईटी में होता है। एक तरफ आपको लेफ्ट साइड जो है, एक तरफ आपको क्या मिल जाएगा, उर्दू मिल जाएगा और एक तरफ इंग्लिश मिल जाएगा। लेकिन सीटेट के अंदर क्या होता है, जहाँ उर्दू आता है लैंग्वेज, वहीं पे आपको हिंदी मिल जाता है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इंग्लिश के भी टर्म्स अच्छे से समझते हैं, इंग्लिश की भी तैयारी अपने को अच्छे से होती है, तो बेनिफिट क्या होगा कि जब हम सीटेट एग्जाम देने जाएंगे तो हमारे लिए तैयारी कोई नई चीज नहीं होगी, हमें पूरी चीजें आती होंगी, थोड़ा सा अलग से एफर्ट डालना होगा। या फिर आपने सीटेट एग्जाम की तैयारी कर लिया है तो फिर आपको यहाँ पे मसला नहीं करेगा, क्योंकि उर्दू के टर्म्स अलग होते हैं और उर्दू जो होता है ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन होने की वजह से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं। अलग अलग ट्रांसलेशन हो सकता है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसके अलग मीनिंग होते हैं, आपने अलग मीनिंग याद किया है और एग्जाम में अलग मीनिंग आ सकता है। तो ये कुछ वजूहात जिनके बेस पे हमें खालिस उर्दू नहीं करनी है, बल्कि हमें इंग्लिश को लेकर चलना है, ताकि हमें सीटेड एग्जाम में जरा भी प्रॉब्लम ना हो और अलग से हमें मेहनत ना करना पड़े। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसको उर्दू में बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? बच्चों की नफ्सियात बोलेंगे। तो बच्चों की नफ्सियात चाइल्ड साइकोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है तालीमी नफ्सियात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हम लोग आज एजुकेशनल साइकोलॉजी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है, नफ्सियात क्या है? तो देखो, नफ्सियात जो है, साइकोलॉजी जो है, दो वर्ड से बना हुआ है। ये वर्ड्स कौन से हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं। ग्रीक यानी कि यूनान के, कहाँ के? यूनानी लफ्ज है जो साइकी और लोगोस से बने हुए। साइकी क्या होता है? साइकी का मतलब सोल होता है, ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है साइंस या फिर ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है। उर्दू में बोले तो इल्म या साइंस, ये होता है आपका लोगोस। साइकी और लोगोस दोनों से मिलकर क्या बन गया? साइकोलॉजी बन गया। तो अर्ली डेफिनेशन जो साइकोलॉजी की थी वो क्या डेफिनेशन थी? साइंस ऑफ सोल या फिर माइंड, उर्दू में बोले तो रूह या जहन का जो इल्म है वही क्या कहलाता था? साइकोलॉजी कहलाता था, वही आपका नफ्सियात कहलाता था। तो सिंपल डेफिनेशन यानी अर्ली डेफिनेशन, शुरुआती तारुफ जो साइकोलॉजी का क्या था, तो आपका ये जवाब होना चाहिए साइंस ऑफ सोल या फिर साइंस ऑफ माइंड। यही आपका डेफिनेशन अर्ली टाइम पे था, किसका? साइकोलॉजी का था। अच्छा, साइकोलॉजी किससे बना हुआ है? तो ग्रीक के दो लफ्ज से बना हुआ है, क्या क्या? साइकी से और लोगोस से बना हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुरुआत में क्या हुआ, एक प्लेटो नाम के जो फिलोसोफर थे, जिनको हम लोग उर्दू में अफलातून बोलते हैं। तो प्लेटो भाई साहब थे, बहुत मशहूर हैं। कई और भी वहां के फिलोसोफर मशहूर हुए यूनान के, उसमें से एक है अपने अफलातून। तो अफलातून का क्या मानना था कि इल्म जो होता है, जो नॉलेज जो होता है, वो फितरी होता है, यानी कि पैदाइशी होता है। इंग्लिश में बोले तो इननेट, इनबर्न या इननेट होता है। ये लफ्ज याद रखिए, आपको इंग्लिश भी सीखना मिल जाएगा यहाँ पे। इनबर्न होता है, इननेट होता है, फितरी होता है, पैदाइशी होता है। यानी कि बच्चा जो होता है उसको खुदादाद सलाहियत मिली होती है। बच्चे को कैसी सलाहियत मिली होती है? खुदादाद सलाहियत मिली होती है। यानी खुदा ने उसके अंदर सब कुछ पहले से दे दिया रहता है, वक्त के साथ वो बस निखार उसके अंदर पैदा होता है। जबकि आगे चल के एक और जो फिलोसोफर है जिनका नाम है जॉन लॉक, इन्होंने इसको बिल्कुल, जो कुछ बताया उन्होंने, किसने? अफलातून ने, प्लेटो ने, उसके बिल्कुल मखालिफ या उससे हटकर अपनी डेफिनेशन साइकोलॉजी की पेश की। और एक चीज और बताता चलूं आपको, इनका डेफिनेशन क्या है वो तो देखेंगे, लेकिन याद रखिए साइकोलॉजी पहले अलग से नहीं पढ़ाया जाता था। साइकोलॉजी जो था पहले ये फिलोसफी का ही पार्ट था। किसका? फिलोसफी का ही एक पार्ट था। जो इल्म फलसफा जो पढ़ाया जाता था उसका ही एक
सब्जेक्ट था एक। लेकिन वक्त के साथ साइकोलॉजी जो 19th सेंचुरी जब आ गई, तो 19th सेंचुरी में इसको अलग से एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाना लगा। शुरुआती दौर में क्या था, सिर्फ उसी का पार्ट है, किसका पार्ट था, फिलोसफी का। और बाद में खुद एक सब्जेक्ट बन गया 19th सेंचुरी के बाद, या 19th सेंचुरी में क्या बन गया, साइकोलॉजी एक खुद का सब्जेक्ट बना। ये भी आपको याद रखना है, अगर कभी सवाल आ गया कि फिलोसफी किसका पार्ट था पहले, अलग से सब्जेक्ट नहीं था, किसका सब्जेक्ट था या किससे निकला हुआ है, तो फिर फिलोसफी से निकला हुआ है। ठीक है, क्या निकला हुआ है, साइकोलॉजी। अब देखो जॉन लॉक ने क्या बोला, चाइल्ड बर्न एज टेबुला रासा। यहाँ पे देखो चाइल्ड कैसा हुआ था, चाइल्ड जो पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक खाली स्लेट की तरह होता है, एम्प्टी स्लेट। ये देखो स्लेट दिख रहा है, ये आपका स्लेट है, एम्प्टी स्लेट यानी खाली तख्ती, जिसको उसने क्या बोला, ग्रीक वर्ड है टेबुला रासा। इंग्लिश में बोले तो एम्प्टी स्लेट हो गया, उर्दू में बोले तो खाली तख्ती हो गया। और ये जो लफ्ज है टेबुला रासा, इसका मतलब है एम्प्टी स्लेट। यानी बच्चा कैसा था, बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल खाली होता है, कुछ भी नहीं जानता, उसको कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन उसको वक्त के साथ, जैसे ये दिख रहा है आपको स्लेट, स्लेट पे लिखते चले जाते हैं हम कुछ भी, है ना, तो जो कुछ हम लोग लिखते हैं तो वो उसमें आ जाता है। बच्चों को जैसे वक्त के साथ जैसा जैसा सिखाते चले जाते हैं हम लोग, उस तरह से बच्चा उसका नकल करता है, कॉपी कॉपी करता है और उसको सीखते चले जाता है। यानी बच्चा जब छोटा रहता है तो हम लोग उसको बोलना सिखाते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसको इस तरह से चलो बेटा, इस तरह से बोलो, ये सब क्या करते हैं हम लोग उसको सिखाते हैं। कुछ बच्चे माहौल से भी सीखते हैं, कुछ हम लोग सिखाते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, ये वक्त के साथ सीखता है बच्चा, जो लर्न करता है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, बच्चा बिल्कुल खाली दिमाग का होता है, यानी खाली तख्ती की तरह होता है, एम्प्टी स्लेट की तरह होता है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता। ये किसने थ्योरी पेश किया, जॉन लॉक ने किया। तो एक प्लेटो है और दूसरा जॉन लॉक। तो प्लेटो की जो बातें थी, अफलातून की जो सोच थी, बिल्कुल मुखालिफ किसके थी, जॉन लॉक के। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, उसको बिल्कुल याद रखना है कि प्लेटो क्या बोलता था, इन्नेट से बच्चा क्या होता है, उसको बच्चा इन्नेट होता है, यानी कि उसको जो भी इल्म होता है बचपन से होता है, यानी पैदाइश से होता है। और जॉन लॉक का क्या होता है कि पैदाइश के वक्त बच्चे को कुछ भी इल्म नहीं होता, बिल्कुल क्या होता है, खाली स्लेट होता है, एम्प्टी स्लेट होता है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, तो शुरू में हमने देखा कि शुरू में क्या डेफिनेशन दिया गया था साइकोलॉजी का, था साइंस ऑफ सोल और माइंड बोला गया था। क्या बोला गया था, रूह या जहन का जो इल्म है वही साइकोलॉजी कहलाती है। लेकिन सोल और माइंड जो होता है ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ऐसी चीज जो दिखाई ना दे, जो विजिबल ना हो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, उन्हें देखा नहीं जा सकता। तो रूह और जहन जो है उनको देखा नहीं जा सकता था, सोल और माइंड को। इसलिए इसका मुताला करना काफी मुश्किल हो गया कि भाई आखिर इल्म नफ्सियात का जो तारुफ पेश किया गया, साइकोलॉजी का जो तारुफ पेश किया गया कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी है रूह और जहन का इल्म, साइंस ऑफ सोल और माइंड। लेकिन ये तो फिट नहीं बैठा है, किस तरह से हम लोग सोल को, किस तरह से हम माइंड को डिफाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज मत करना, माइंड अलग चीज होता है। माइंड एक होता है आपका और एक होता है ब्रेन। माइंड और ब्रेन में कंफ्यूज मत होना। ब्रेन जो जिसका स्ट्रक्चर है, जो अखरोट के जैसा दिखता है, वो आपका ब्रेन हो गया। और माइंड जो आपका दिमाग का जो काम है ना, कैसा ब्रेन, जो आपका जहन, उर्दू में सही ट्रांसलेशन बोलेंगे माइंड का तो आप जहन समझ लीजिए, क्या है, जहन। जो आपका जहन है, ठीक है, जो आपका सोचना है ना, और इमेजिनेशन जो करना है, ये जो प्रोसेस होता है, ये सब क्या होता है, जहन करता है। तो ये जो चीज है माइंड, तो माइंड हो गया आपका और रूह हो गया, यानी कि जहन हो गया, रूह हो गया। ये जो क्या है, ये दिखाई नहीं देता, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करना तो मुश्किल है। तो इसलिए इसका डेफिनेशन को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, चेंज मतलब मॉडिफाई करना पड़ा। यहाँ पे किसने, किसका डेफिनेशन, साइकोलॉजी का डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ के साइकोलॉजी को कैसा होना चाहिए भाई, जो सॉरी साइकोलॉजी क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे होना चाहिए। यानी इसका डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन के बेस पे होना चाहिए, तो उसको बेस्ट तरीके से हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, आगे चल के जो है हमारे एक और साइकोलॉजिस्ट आ गए, विलहेल्म उंट। इनका क्या नाम था, विलहेल्म उंट। और इन्होंने क्या किया, जर्मनी में, ये जर्मनी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने वहां पे एक लेबोरेटरी बनाया। ठीक है, नफ्सियात के ताल्लुक से एक लेबोरेटरी बनाया। विल्हम उनका याद रखिए कब बनाया, 1879 में बनाया उन्होंने लेबोरेटरी, जिसको बोला जाता है फर्स्ट साइकोलॉजी का लेबोरेटरी बोला जाता है ना, साइकोलॉजी का लेबोरेटरी बोला जाता है। और जर्मनी में कहाँ पे, लिप्जिग पे बनाया, याद रखिए लिप्जिग में बनाया गया। और यहाँ पर क्या बताया गया, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो कुछ हम लोग
अमल करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, विचारते हैं, है ना, तो हमारा जो भी चीजें हैं, एक्टिविटी है, वो सारी के सारे यहाँ पर उसके अंदर ये लेबोरेटरी में उसका एक्सपीरियंस किया गया, प्रैक्टिकल उसके ऊपर किया गया। ठीक है, यानी इसमें क्या देखा गया कि भाई आपका माइंड का प्रोसेस क्या है, मेंटल प्रोसेस क्या है, इंसान जो भी चीज कॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें करता है, वो सारी चीजें यहाँ पर हुई। तो पहला साइकोलॉजिकल लैब कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया लिप्जिग में, जर्मनी में। किसने बनाया? विलहेम विलहेल्म उंट ने बनाया। कब बनाया? 1879 में बनाया। अब हम बात करते हैं उसके बाद, देखो इनका क्या था कि विलहेम उंट ने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया था। क्या बोल दिया था कि भाई ये जो साइकोलॉजी है ना, इसके डेफिनेशन जो पहले वाली थी ना, वो नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस होना चाहिए। यानी हम लोग शऊर के साथ जो किसी चीज का मुताला करते हैं, शऊर का जो स्टडी करते हैं, शऊर का जो मुताला करते हैं ना, ठीक है, कोई ऐसा काम, शऊर तो मालूम ही होगा आपको ना, यानी कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस क्या होता है? जो हम लोग अपने जो सोच समझ के कोई अमल करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, वो कॉन्शियस में आ जाता है। ठीक है, तो शऊर का जो मुताला है वही क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है साइकोलॉजी। लेकिन थोड़ा सा आगे चल के जॉन बी वॉटसन करके जो साहब थे, इन्होंने इसका डेफिनेशन चेंज किया, रीडिफाइन किया। साइकोलॉजी को क्या बोला? साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने क्या बोला? साइकोलॉजी क्या है? साइंस है किसका? ह्यूमन बिहेवियर। बिहेवियर यानी कि बर्ताव, उर्दू में बोले तो बर्ताव, इंसान का जो बर्ताव है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है? इंसान का जो बर्ताव है वही क्या है? साइकोलॉजी है। साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का जो बर्ताव, उसका जो मुताला कहलाता है, वही आपका साइकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, बर्ताव का एक और लफ्ज उर्दू में बोल सकते हैं, इसलिए मैं बोला ना उर्दू में कई लफ्ज आ सकते हैं, जैसे तर्ज अमल, ये भी इस्तेमाल होता है। तर्ज अमल, बर्ताव, तर्ज अमल बिहेवियर के लिए। ठीक है, तो बिहेवियर जो बर्ताव है, ये होता क्या है? ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग। बिहेवियर इज ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल या ऑर्टर्नल इंटरनल स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या आता है उसको भी आगे देखेंगे हम लोग, बस इतना ध्यान रखिए कि बिहेवियर क्या है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये बता देता हूँ, कि इंसान, कोई भी जानदार जो होता है ना, जानदार जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल जो स्टिमुलस होता है, ठीक है, तो उसका जो रिस्पॉन्स, ऑर्गेनिज्म जो उसका रिस्पॉन्स करता है, वही क्या कहलाता है? आपका बिहेवियर कहलाता है। और साइकोलॉजी क्या है? वाटसन की माने तो साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसान का जो बर्ताव है ना, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वही कहलाता है साइकोलॉजी। ठीक है, आगे देखते थोड़ा सा। बिहेवियर क्या होता है भाई? बिहेवियर इन जनरल वे में हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म का रिस्पांस होता है। अब बिहेवियर देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओवर्ट बिहेवियर, दूसरा होता है कोवर्ट बिहेवियर। अभी हम लोग आगे चल के वो भी देखने वाले हैं, ओवर्ट क्या होता है, कोवर्ट क्या होता है। ठीक है, अगले पेज पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो जैसे मैंने बोला स्टिमुलस, स्टिमुलस को उर्दू में क्या बोलते हैं? मुहर्रक बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म को जानदार बोला जाता है, जैसे जानदार, है ना, और रिस्पॉन्स यानी रद्द-ए-अमल। अभी इसको समझेंगे हम लोग। जॉन वॉटसन ने जो बिहेवियर को कैसे डिफाइन किया, एनीथिंग, देखो बिहेवियर को जॉन वॉटसन का डेफिनेशन देख रहे हैं ना, तो जॉन वॉटसन ने बिहेवियर को भी डिफाइन किया, एनीथिंग ए पर्सन और एनिमल डज दैट कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड स्टडी। ठीक है, क्या बोला इसने कि कोई भी चीज जो एनिमल, जो जानदार जो है, जो करता है, जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है, जिसका मुताला किया जा सकता है, वही क्या कहलाता है? बिहेवियर कहलाता है। वही क्या कहलाता है? बर्ताव कहलाता है। वही हमारा तर्ज अमल कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। ये किसने बताया? जॉन वॉटसन ने बताया। किसके बारे में? बिहेवियर के बारे में। अब इन्होंने एक मॉडल पेश किया। ठीक है, तो उस मॉडल को क्या बोला जाता है? SOR मॉडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? SOR मॉडल बोला जाता है बिहेवियर का। S का मतलब होता है स्टिमुलस, O का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, S मतलब स्टिमुलस मतलब मुहर्रक, ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार, रिस्पॉन्स मतलब रद्द अमल। अभी हम लोग एग्जांपल के जरिए सारी चीजों को समझेंगे। मुहर्रक क्या होता है? देखो मुहर्रक का डेफिनेशन आप देख सकते हो, स्टिमुलस का डेफिनेशन देख सकते हैं। कोई भी बैरूनी या अंदरूनी हालत जो रद्द अमल पैदा करे। ठीक है, एनी एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन स्पार्किंग रिएक्शन। तो कोई भी बैरूनी या अंदरूनी जिसकी वजह से रिएक्शन पैदा हो, ठीक है, जिसकी वजह से रिएक्शन पैदा हो, वो क्या कहलाता है? आपका मुहर्रक कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको बेहतर समझेगा। रिस्पांस क्या होता है? जो रद्देमल आपका होता है, वही आपका रिस्पांस होता है। यानी जो आप रिएक्शन होता है ना, मुहर्रक की वजह से जो रिएक्शन होता है,
स्टिमुलस की वजह से जो रिएक्शन होता है वही आपका क्या कहलाता है, रद्द अमल कहलाता है, रिस्पांस कहलाता है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स रिएक्ट डिफरेंटली सेम, यानी कि आप जो रिएक्ट करते हैं वही आपका रिस्पांस हो गया। एग्जाम्पल, स्टूडेंट रिएक्टिंग द डिफरेंट, देखो एग्जाम्पल तो दूसरे पेज पे मैं ले जाके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझेगा। देख लो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टिमुलस मतलब, स्टिमुलस हो गया, ऑर्गेनिज्म ओ हो गया, और रिस्पांस। एग्जाम्पल समझते हैं। स्टिमुलस क्या है, टीचर आस्क क्वेश्चन, टीचर जो सवाल पूछता है, तो ये क्या हो गया। यहाँ पे देखो दूसरा है ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट थिंक, स्टूडेंट आंसर्स, आर यानी कि रिस्पांस हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, यहाँ पे स्टिमुलस। अभी हमने देखा था स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म आर, एस ओ आर मॉडल दिख रहा है। सबसे पहले स्टिमुलस क्या है, जैसे हमने देखा कोई भी बैरूनी या अंदरूनी वाकया, बैरूनी या अंदरूनी वाकया, ये हमने क्या बोला कि भाई आपका क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, ह्यूमन एनिमल का जो प्रोसेस होता है, जो रद्द अमल होता है, ठीक है, जो रद्द अमल देता है इंसान, जानदार है ना, जो रद्द अमल देता है वो जानदार क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म। उर्दू में बोलते हैं, सॉरी उर्दू में जानदार बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म, जो रद्द अमल देता है। रिस्पॉन्स यानी कि रिएक्शन, बस आप याद रखिए। तो देखो मुहर्रक, सबसे पहले बच्चे ये समझते हैं कि मुहर्रक क्या होता है। मुहर्रक आपको समझना पड़ेगा स्टिमुलस। यहाँ पे मुहर्रक क्या होगा, तो मुहर्रक के लिए फिर से एक बार बताता हूँ, अच्छे से समझना आपको। स्टिमुलस, देखो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, टीचर ने सवाल पूछा, टीचर क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। तो टीचर जो सवाल पूछ रहा है, टीचर आस्क क्वेश्चंस, टीचर क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, ये स्टिमुलस हो गया, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, देखो रोहन भी एक ऑर्गेनिज्म है, सानिका भी एक है, सचिन भी है, सौरभ भी है। रोहन जवाब देता है, तो रोहन का जवाब क्या होता है, सभी ने जवाब दिया तो रेवन आंसर दे रहा है। सानिका जो कर रही है वो खामोश है, सानिका साइलेंट है, और सचिन जो है इग्नोर कर देता है, कहीं और देख रहा है। सौरभ जो है रिकलेक्ट कर रहा है, यार क्या हो सकता है इसका आंसर, वो सोच रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि भाई अगर स्टिमुलस एक है और ऑर्गेनिज्म क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया कि सवाल एक हो, स्टिमुलस एक होगा तो उसके बर्ताव अलग अलग होंगे, हर शख्स के बर्ताव अलग अलग होंगे। किसी को हल्का चोट लगता है तो चिल्लाने लगता है, किसी को चोट वैसे ही लगता है सेम, लेकिन वो उतना चिल्लाता नहीं, उतना रोता नहीं है। तो सबकी रिएक्शन जो होते हैं अलग अलग होते हैं। स्टिमुलस अगर सेम हो, ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो रिस्पॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं, ये हमें समझ में आया। स्टिमुलस यानी कि जो, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है, जो इवेंट होता है, जो वाकया होता है ना, कोई भी अंदरूनी या बैरूनी वाकया होता है, जो इवेंट होता है, वो क्या कहलाता है आपका, स्टिमुलस। टीचर का क्वेश्चन आस्क करना, यहाँ पे ये स्टिमुलस है। आगे बढ़ते हैं। रवैये की अगर बात कर लेते हैं, रवैया बोल लो, बिहेवियर बोल लो, तर्ज अमल बोल लो, बर्ताव बोल लो। तो बर्ताव दो टाइप के होते हैं। क्या होता है बर्ताव का, दो टाइप। पहला होता है, एक होता है जाहरी, जिसको हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, ओवर्ट। दूसरा होता है पोशीदा, कोवर्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल, ऐसा बिहेवियर, ऐसा बर्ताव जो देखा, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो, उसको बोलते हैं आपका ओवर्ट बिहेवियर, यानी कि जाहिरी रवैया, वॉकिंग, चलना, खेलना, डांस करना, नाचना। कोवर्ट बिहेवियर यानी कि जो छुपा हो, पोशीदा हो, मेंटल प्रोसेस, जो आप देख नहीं सकते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, ठीक है, जिसको डायरेक्ट देखा नहीं जा सकता। थिंकिंग हो गया, फीलिंग हो गया, रिमेम्बरिंग, याद करना, सोचना, महसूस करना, ये सब किस में आ गया आपका, ये कॉवर्ड बिहेवियर में आ गया, पोशीदा रवैया। कनेक्शन, ठीक है, ताल्लुक। पोशीदा अमल का अंदाजा जाहिरी रद्द-अमल से लगाया जा सकता है, लेकिन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कोवर्ड बिहेवियर को, कोवर्ड प्रोसेस आर इन, कैसे पता किया जा सकता है, इसको पता किया जा सकता है कि इंसान जो है उसका रद्द अमल क्या है, ठीक है। यानी कि इंसान की हरकत, जैसे आप किसी को तेज से चिल्ला दिए तो उसके बाद वो, उसका चेहरा सुर्ख हो गया है ना, या फिर वो कुछ भी है, उसके चेहरे का जो चेहरे का जो रिएक्शन है उतना नहीं आ रहा है, अगर वो बहुत गुस्से में आ गया आपके बोलने की वजह से, आपके चिल्लाने की वजह से, इसका मतलब वो बुरा लग गया उसको, ये चेहरा उतर गया तो बुरा लग गया, है ना। तो उसके रिएक्शन से हमें पता चल जाता है, उसके बर्ताव से पता चल जाता है कि बंदा क्या सोच रहा है, क्या है ना, उसका क्या उसके दिमाग में चल रहा है। तो ये जो कोवर्ट थिंकिंग को कैसे पता कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से, ठीक है, या फिर उसका जो बर्ताव उसके बाद, उससे पता किया जा सकता है।
अब यहाँ पे देख लेते, शुरुआत में हमने क्या देखा, नफ्सियात के ताल्लुक से देखा, यूनानी लफ्ज से बना है, साइक से बना हुआ है, साइक का मतलब रूह होता है, लोगोस का मतलब होता है इल्म। उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले इसका रूह का इल्म जो है वो कहलाया नफ्सियात, फिर माइंड यानी जहन में जो प्रोसेस है उसके बारे में देखा कि वो कहलाया नफ्सियात यानी साइकोलॉजी कहलाया, फिर कॉन्शसनेस कहलाया यानी शऊर के जो इल्म है उसको हमने क्या जाना, उसको हमने जाना कि भाई वो क्या है, साइकोलॉजी है। फिर हमने आखिर में देखा कि बिहेवियर है ना, साइंस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर का जो इल्म है, बर्ताव का जो मुताला है, वही क्या कहलाया आपका, वही कहलाया आपका साइकोलॉजी। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या हो गया आपका, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। क्या हो गया, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का जो बर्ताव है और उसका मेंटल प्रोसेस है, जहनी अमल जो है, उसका मुताला क्या कहलाया आपका, उसका मुताला ही आपका कहलाया यहाँ पर साइकोलॉजी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, द वर्ड साइकोलॉजी इज derived फ्रॉम विच टू ग्रीक वर्ड्स। देख लीजिए, आंसर मैं नहीं बोलूंगा, मैंने समझाया है, आंसर कमेंट्स में आपको बताना है, पॉज करिए, नीचे आंसर कमेंट्स करिए। अगला क्वेश्चन, पहला जो साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी किसने बनाया, 1879 में। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको देना है, ऑप्शन आपके सामने है, सब कुछ हमने पढ़ाया। तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जॉन वाटसन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ, साइंस ऑफ किसका है, ये भी हमने पढ़ाया। किसकी बात हो रही है, जॉन वाटसन की बात हो रही है। जॉन वाटसन के बारे में भी हमने आपको पढ़ा दिया कि भाई जॉन वाटसन का क्या डेफिनेशन था। पॉज करिए, आंसर दीजिए, अगर ये भूल गए हो तो पीछे वीडियो को रिवाइंड करिए, पीछे की तरफ जाके चेक करिए। आगे अगला क्वेश्चन है, SOR जो मॉडल है ना, सिंबल ऑफ बिहेवियर जिसको बोला जाता है, यहाँ पर ओ किसके लिए स्टैंड करता है, ओ की जो अलामत है उसका मतलब क्या है यहाँ पर, आंसर कमेंट्स करिए।